मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था। मेरे ऊपर एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की थी। कि गांव में पता चला तो बदनामी होगी, चाहे मैं गलत नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे गलत ठहरा दिया जाएगा। एक दिन जब उन्होंने मतलब मेरे को गलत जगह ऐसे टच करने लगे। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटी उम्र में खास करके वो अपने पेरेंट्स से खुलकर कभी बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्पेस नहीं दिया जाता है कि वो खुल के बात कर पाए। फिर उन्होंने 12 फरवरी को सोते हुए मेरे पे एसिड अटैक कर दिया। जब आप सो रहे थे? जी। ओह गॉड। क्या करना है, कहाँ जाना है, किसी बात की कोई नॉलेज नहीं थी, तो समझ नहीं आया करना क्या है। जो दर्द था ना वो सहन करने लायक नहीं था। मतलब शायद वो दर्द मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। कितने घंटे बाद आपको ट्रीटमेंट मिला मुझे प्रॉपर 13 घंटे बाद ट्रीटमेंट मिला मेरठ में जाके। जो ट्रीटमेंट की मुझे नीड थी वो ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी एक लेफ्ट आई डैमेज हो गई। शायद इमिडिएटली ट्रीटमेंट मिला होता तो आज मैं दोनों आंखों से देख रही होती। तो वो ट्रीटमेंट आपको क्यों नहीं मिला? एसिड अटैक होने के बाद ना सर्वाइवर की जो लाइफ है वो बहुत कठिन है जीना। तो आपने खुद को कैसे संभाला उस टाइम में? आपकी फैमिली को भी आपको लगता होगा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूं? सच बताऊं तो शायद आज भी रिकवर नहीं कर पाई हूँ। एम्बुलेंस से घर वापस आई और मैं एम्बुलेंस से उतरी भी नहीं थी। मेरे मोहल्ले वालों ने एक सर्कल बनाया एम्बुलेंस के चारों ओर और वहीं पे कमेंट करने लग गए, भूत जैसी दिखती है, अब इससे शादी कौन करेगा, इसको जहर के इंजेक्शन लगवा देते, बाहर क्यों ले, मतलब हॉस्पिटल से घर क्यों लेके आए, अब घर वालों का नाम बदनाम हो जाएगा, तुम कैसे इसकी केयर करोगे, तुम पे तो बोझ बन गई है। सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में मैं पली बड़ी, उन्होंने मुझे इस तरीके से कमेंट करने कि जहर के इंजेक्शन लगवा दो। अब मुझे मर जाना चाहिए, मैं सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो के ऊपर। और आज मैं एक नई जर्नी शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है वॉइस फॉर वॉइसलेस। काफ़ी टाइम हमने देखा है कि हम जब भी इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें पीछे थाम लेती हैं और उसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके कुछ हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो उस दौर से हमारी निकलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ आज के हमारे गेस्ट अंशु राजपूत जी को। अंशु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। क्या हाल है आपका? बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत सुना आपके बारे में, बहुत पढ़ा भी है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं थोड़ा सा आपको आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा, माफ़ कीजिए, मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगी। ठीक है, आपके बारे में इतना मैंने पढ़ा है काफ़ी, पिछले 1.5 साल से मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1.5 साल से मैंने आपके बारे में पढ़ा है। इस समय आप कहाँ पे रहती हैं आप? मैं अभी नोएडा में हूँ। अच्छा, नोएडा में जी। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? मैं अभी छाव फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ। ओके, जी। ठीक और है। मैं छाव फाउंडेशन में एज ए बोर्ड मेंबर के तौर पे वर्क करती हूँ। ओके, आई सी, परफेक्ट। अंशु, अगर हम थोड़ा सा आपके पास्ट के बारे में बात करें, ठीक है, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, आप क्या ऑडियंस के साथ उसको शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था। ठीक और है। मेरे ऊपर एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की थी। अच्छा। 15 साल की उम्र में लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं। जी। मेरे भी सपने थे, लेकिन मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को सपने देखने की तो इजाज़त होती है लेकिन उनको पूरा करने की इजाज़त नहीं होती है। क्योंकि गांव में जब लड़की 18 साल की होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है और उनको पहले से ही बताया जाता है, यहाँ तक कि अभी भी यही कल्चर है कि लड़की 18 साल की होगी और उसकी शादी कर दी जाएगी।
उनको पढ़ाया लिखाया ज़्यादा जाता नहीं है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो मैं पहले से ही कुछ करना चाहती थी। मैं किसी का मतलब बहुत छोटी उम्र से ही घर नहीं सँभालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पढ़ लिख के कुछ करूँ, और मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। तो मैंने घरवालों से मतलब थोड़ा झगड़ा करके हुँ। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और मेरा जो स्कूल था वो मेरे गाँव से काफ़ी दूरी पे था, और जिसकी दूरी मैं साइकिल से तय करती थी। अच्छा, आपके गाँव का नाम क्या है? मेरे गाँव का नाम है आविद नगर, और मैं बिजनौर से बिलॉन्ग अच्छा। मतलब डिस्ट्रिक्ट मेरा बिजनौर है। जी। और मैं साइकिल से ही जाती थी। अच्छा। तो जो मेरे पड़ोस में रहने वाले बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उनको मैं दादाजी बुलाती थी, और काफ़ी समय से वो मेरा पीछा कर रहे थे। उनके मन में मेरे प्रति बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि उनके मन में मेरे प्रति कुछ चल रहा है। तो एक दिन उन्होंने सडनली मेरा साइकिल रोका, क्योंकि मैं घर से रोज़ाना की तरह साइकिल से निकली, और उन्होंने मेरा रास्ते में साइकिल रोक लिया, और मेरे को बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई कि ये कौन-सी उम्र का प्यार है? मैं 15 साल की, वो 55 साल के, और ये मेरे प्रति ऐसी कैसी भावनाएँ रख सकते हैं? तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें भी चल रही थी कि गाँव में पता चला तो बदनामी होगी, चाहे मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गलत ठहरा दिया बिल्कुल। जाएगा। हुँ। और ये भी था कि मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि घर में इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था कि खुल के चीज़ें बता पाऊँ। और मुझे यही लगता था कि पढ़ाई रोक दी जाएगी, शादी कर दी जाएगी, तो मैं घर में नहीं बताती हूँ। तो धीरे-धीरे मैं बहुत उदास रहने लगी, क्योंकि उन दादाजी की हरकतें आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो फिर उसके बाद एक दिन जब उन्होंने मतलब मेरे को गलत जगह ऐसे टच करने लगे, तो मैंने वापस आ गई मैं रास्ते से, और मैं आगे स्कूल नहीं गई। और उसके बाद मम्मी को मैंने बहाना बना दिया कि पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी स्कूल। और ये तो माफ़ करो अंशु, मैं आपको बीच में काट रही हूँ। हुँ, ये कितने समय तक चलता रहा ये सब कुछ? 1 डेढ़ महीने तक अच्छा। मतलब ये सब चीज़ें चलती रहीं, और फिर हुआ ये कि जब घर वापस आई, तो जब पेट दर्द का बहाना बनाया, तो मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हो रहा होगा, आ गई, क्योंकि इससे पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो सडनली कोई ध्यान नहीं देगा इस पे। तो मम्मी मतलब फिर अगले दिन आया, तो मैंने फिर कहा कि पेट में दर्द और मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। धीरे-धीरे हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, और मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटी थी, वो एकदम चेंज हो गई। हुँ। ना मैं किसी से मिलती-जुलती थी, ना मैं ठीक से खाना खाती थी, ना मैं घरवालों से बात करती थी, ना मैं एक कमरे में ही रहती थी, बहुत डरी-सहमी रहने लगी। तो मम्मी-पापा ने ध्यान दिया मेरे व्यवहार पे कि मैं रूडली बात करने लगी, मैं ट्रॉमा में थी। हुँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि क्या हुआ है? तो हुँ। मैंने नहीं बताया, कि मुझे पता था कि मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे बताऊँ, बॉन्डिंग नहीं है, और शायद समझेंगे नहीं समझेंगे, मुझे ये ये बहुत भी नहीं बड़ी पता। एक प्रॉब्लम है हाँ। हमारे ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटी उम्र में ख़ास करके वो अपने पेरेंट्स से खुलकर कभी बात नहीं कर हुँ, पाते हैं। क्योंकि उन्हें वो हुँ। स्पेस नहीं दिया जाता है कि वो हुँ। खुल के बात कर पाएँ। तो फिर उसके बाद जब काफ़ी समय हो गया, तो मैंने एक दिन डिसाइड किया हुँ। कि ऐसे भी तो मैं घुट-घुट के मर रही हूँ, तो मैं हुँ। आज मम्मी को बता देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शादी कर देंगे, हो सकता है मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकूँ। तो हुँ। मैंने डिसाइड किया, और रात मैंने जैसे-तैसे काटी, और सुबह होते ही मैंने मम्मी को बता दिया अच्छा। कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, हुँ। और इस वज़ह से मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। हुँ। फिर उसके बाद मम्मी ने मतलब गले से लगाया कि मेरी बेटी इतनी सारी मुश्किलों का सामना हुँ। कर रही थी, इतनी सारी चीज़ों से खुद ही लड़ रही थी। तो मम्मी ने गले से लगाया, और मैंने बहुत रोया, मतलब क्योंकि ये सब बोल के कहीं न कहीं मेरा बोझ हल्का हो गया था, जिस हुँ। चीज़ से मैं मतलब अकेले जूझ रही थी। तो हुँ। उसमें फिर मैंने जब मम्मी को बताया, तो बहुत ऐसे नॉर्मल फ़ील हुआ, और बहुत रोया मम्मी के गले लग के। उसके बाद मम्मी ने पापा से बताया। पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, और मैं तो बिल्कुल। गलत ही थी उस हुँ। जगह कि मैं सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन उस जगह मतलब मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया, पापा को भी गुस्सा आया कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हुँ। तो फिर भाई ने समझाया, क्योंकि मेरे पापा उनके घर जा रहे थे झगड़ा करने के लिए कि अच्छा। हाँ, हुँ। तो भाई ने समझाया, प्यार से बात करिए, झगड़े से बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, हुँ। और आप दोनों लोग जाइए, तो प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात को समझा जाएगा। उसके बाद मतलब उन्होंने मेरा भाई हुँ। और मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों लोग उस व्यक्ति के घर गए, जो मेरे आपके अटैकर थे, बड़े भाई या छोटे भाई हैं बड़े आपके? भाई। अच्छा, आपके बड़े भाई तो हैं। तीनों हुँ। लोग गए,
तो उनकी जो वाइफ बच्चे थे उनसे बात किया, वो भी घर पे थे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया, क्योंकि मेरी एज में और उनकी एज में बहुत गैप था जी और कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था जी कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिया, आपकी ही बेटी में कोई कमी होगी, आपकी बेटी इल्ज़ाम लगा रही है, और उन्होंने न जाने क्या क्या कहा और झगड़ा किया। जब झगड़ा किया तो मम्मी पापा को भी बहुत गुस्सा आया, झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। उसके बाद मोहल्ले वाले भी आने लगे, तो मोहल्ले वालों ने फिर अटैकर की फैमिली को कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके से हरकतें करते हुए। उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और बोलने लगे नहीं कि ये झूठ बोल रही है। तो फिर जब गांव वालों ने पुलिस की धमकी दी, सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे और आगे से लड़की को मत परेशान करना। तो उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये गांव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है। फिर उन्होंने 12 फरवरी को सोते हुए मेरे पे एसिड अटैक कर दिया। जब आप सो रहे थे जी वो आपके घर में घुसा है? जी, गांव में खुले घर होते हैं, खुले घर होते हाँ, हैं, हाँ। और बहुत छोटी छोटी दीवार भी होती हैं, हाँ। और मिलना जुलना भी होता, सबको पता होता, दूर दूर तक भी पता होता कौन कहाँ सो रहा है। तो उनको मेरी नॉर्मल एक्टिविटी पता थी और वो काफी समय से ऐसे नोटिस करते थे, मतलब स्टॉक कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे सोती हूँ, आपको, कहाँ हाँ। जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो उनको ये पता था कि मैं कहाँ सोती हूँ। तो उन्होंने दीवार कूद के और उन्होंने दीवार कूद के एसिड अटैक किया। ओह गॉड। तो ऑब्वियसली वो तो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम रहा होगा आपके लिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं या आपका अलग कमरा था उस पर? नहीं, हम लोग आंगन में सो रहे थे। अच्छा। जी, और गांव में ऐसा होता है कि एसी पंखे तो होते नहीं हैं और लोग खुले में ही सो जाते हैं, आंगन में ही। और मतलब ऐसे शहरों में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल इंसान का कमरा होता है, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो एक कमरे में ही 4 लोग सो रहे हों, और गांव में ज़्यादा कमरे भी नहीं होते हैं। अगर मतलब बड़ी फैमिली है तो 2-4 कमरे हो गए, छोटी फैमिली है तो 2 ही कमरे से काम चलता है, तो ज़्यादा कमरे नहीं बनाते हैं लोग। तो इसी तरीके से हम लोग सब आंगन में ही सो रहे थे। तो वहाँ से वो भाग गए या पकड़े गए थे? जब उन्होंने एसिड अटैक किया तो जो मेरे भाई थे जब वो भाग रहे थे तो मैंने चिल्लाया, और जब चिल्लाया तो मैं मम्मी को मतलब हक कर लिया, तो मम्मी के भी इधर स्कार्स हो गए थे, और मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने भाग के उनको पकड़ लिया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे भाई को धक्का मार के वो भाग गए जी। और फिर उसके बाद उनका ज़्यादा जो ध्यान था वो मेरे को सेव करना था कि इसकी जान बचाई जाए। हाँ। तो वो भाग गए, तो वो तो पुलिस कंप्लेन करा के भी मतलब हो सकता था, तो उन्होंने उस पे जब भाग गए उस पे इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बचाने का सोचा, क्योंकि मेरे गाँव के आस-पास उस टाइम पे मतलब अभी भी हॉस्पिटल नहीं है, और जो गाँव का और हॉस्पिटल का दूरी है वो 2.5 घंटे का है, और मेरे घर में उस टाइम पे कोई साधन भी नहीं था कि मेरे को ले जाया जाए। तो और एसिड अटैक हुआ, पहला हादसा ऐसा हुआ था कि आस-पास के गाँव में भी कभी हुआ नहीं कि और किसी ने एसिड अटैक होते हुए भी पहली बार देखा। क्या करना है, कहाँ जाना है, किसी बात की कोई नॉलेज नहीं थी। तो समझ नहीं आया करना क्या है, कहाँ जाना है। मम्मी-पापा बहुत घबरा गए क्योंकि मम्मी-पापा मेरे अनएजुकेटेड हैं और उनको नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, मेरे साथ एसिड अटैक हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है। और जो दर्द था ना वो सहन करने लायक नहीं था, मतलब शायद वो दर्द मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी के हाथ पे रोटी बनाते हुए रोटी की भाप लग जाती तो कितने दिन तक जलन रहती है। ये तो एसिड अटैक की जलन थी और मतलब पूरा चेहरा ही जला दिया था। तो फिर उसके बाद मेरे पड़ोस का ख्याल से ना अंशु, कहना बहुत आसान होता है कि हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन रोटी से हाथ जलना, ठीक है, रोटी बनाते समय, और एसिड अटैक से जलन होना, वो तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी समझ भी पाएंगे। और आज आप मेरे सामने यहाँ पर बैठकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं। मैं जब पहली दफ़ा मैं वहाँ पे आई थी, है ना, कैफ़े में आई थी, तो आपसे मुलाकात हुई थी, तो मुझे मैं तब से अब तक मैं यही सोचती रही कि भाई इस बंदी के अंदर है ना कितना कॉन्फिडेंस है यार, इतना कॉन्फिडेंस काश मेरे अंदर होता। आप ही को देख के कॉन्फिडेंस आया। हाँ जी, आगे सुनाइए।
सॉरी, मैं बीच में मैंने आपको टोक दिया। तो फिर उसके बाद पड़ोस का साधन मांगा और मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई और लगभग मतलब सुबह के 4 बज गए थे और तब तक कोई किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिला और हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, लग भी नहीं रहा था कि सर्वाइव कर पाऊंगी। कितने घंटे बाद आपको ट्रीटमेंट मिला था? मुझे प्रॉपर 13 घंटे बाद ट्रीटमेंट मिला मेरठ में जाके, और मेरठ के हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट मिला। वहाँ पे मैं 12 दिन तक एडमिट रही, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता था कि जो ट्रीटमेंट की मुझे नीड थी वो ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी एक लेफ़्ट आई डैमेज हो गई। शायद इमिडिएटली ट्रीटमेंट मिला होता तो आज मैं दोनों आँखों से देख रही होती। तो वो ट्रीटमेंट आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक तो 13 घंटे का गैप होना और उसके बाद जो मतलब सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनकी स्थिति से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर 2-2 दिन बाद आते थे और एक टाइम नर्स मतलब ऑइलमेंट लगाती थी, दूसरे मतलब फिर मम्मी पापा लगाते थे, तो मम्मी पापा को तो नहीं पता किस तरीके से ऑइलमेंट लगाना है। तो इस तरीके से मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना, मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए मतलब अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा मम्मी पापा को। पर 2.5 महीने तक ट्रीटमेंट चला, पर मेरी स्थिति थोड़ी बेहतर हो पाई वहाँ से। फिर मेरी यहाँ एक आँख में विज़न आया और अभी जो मेरी सर्जरी है, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मेरा छाव फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। अच्छा, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं? मेरी अभी 5 सर्जरी हो चुकी हैं और जितनी भी सर्जरी हैं वो फाउंडेशन की तरफ से ही हुआ है। अच्छा, ओके। तो आप ये जो फाउंडेशन है, छाव फाउंडेशन, ये अभी जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं और सर्जरीज वगैरह सभी वही करवाते हैं जी, आपके? जो छाव फाउंडेशन है वो एसिड अटैक के लिए काम करता है। जितनी भी देश भर में एसिड अटैक सर्वाइवर होती हैं, अभी तक हम लोग 5 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, उड़ीसा है, असम है, हरियाणा है। तो हम लोग इन देशों में अभी ज़्यादा स्टेट में काम कर रहे हैं और क्योंकि एसिड अटैक को लेके काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन छाव फाउंडेशन जो है वो सर्वाइवर को रोज़गार भी देती है, क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद ना सर्वाइवर की जो लाइफ है वो बहुत कठिन है जीना। जब सर्वाइवर एसिड अटैक हो जाता है ना, जो लोग जिन नज़रों से देखते हैं मतलब, और जिस तरीके से वो उनको दिखाते हैं कि तुम हमारी सोसाइटी में होना डिज़र्व नहीं करती हो, तो वहाँ पे फाउंडेशन का अहम रोल आ जाता है कि तुम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हो, तुम दुनिया से अलग नहीं दिखती हो। तो वहाँ पे जो एक कम्युनिटी है ना एसिड अटैक सर्वाइवर्स की, तो जब उनके साथ रहते हैं हम लोग, एकजुट होकर रहते हैं, तो लगता ही नहीं है कि मतलब एसिड अटैक हो गया है या कोई दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे एक नॉर्मल फील आता है। लेकिन वही एक सर्वाइवर बाहर जाती है तो उसको वही सब झेलना पड़ता है, शायद वो निकल भी नहीं पाती है उस मतलब जो भीड़ में है, मतलब वो बचती है कि अगर भीड़ में जाऊंगी तो लोगों का सामना करना पड़ेगा, लोग इस तरीके से घूरेंगे, लोग अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। तो यहाँ पे मतलब वो फाउंडेशन वही है कि रोज़गार देती हैं, उसके बाद सर्जरी कराती हैं, क्योंकि एक लड़की को जो फैमिली होती है लड़की की एसिड अटैक सर्वाइवर्स की, वो फैमिली जो वो लोअर क्लास की फैमिली होती है, लोअर क्लास से बिलोंग करती है, और उस टाइम पे जो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए की सर्जरी कैसे कराएगा। उसके बाद सर्जरी के बाद जो होता है, जो रूटीन चेकअप होते हैं, उसके साथ एक अटेंडेंट होता है। किसी को वेस्ट बंगाल से दिल्ली ट्रीटमेंट कराने आना है, वो कैसे आने जाने का खर्चा निकालेगा। हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट करा भी लिया उसने, तो उसके बाद जो उसकी दवाइयाँ हैं वो कहाँ से वो मतलब लेके आएगा। फिर उसके बाद जो स्किन लगती है वो थाई से लगती है, और स्किन लगने के बाद जो केयर करनी पड़ती है उसके लिए हमें मतलब जो टेम्परेचर है वो मतलब कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब हम लोग गर्मी में ज़्यादा नहीं रह सकते, तो कहाँ से वो एसी लाएगा, कैसे अफोर्ड तो करेंगे? इस तरीके से सब कुछ फाउंडेशन ही, छाव फाउंडेशन ही करती है हम लोगों के लिए। और ये कह सकते हैं कि जितनी भी सर्वाइवर हैं जो
मतलब छाव फाउंडेशन के साथ हैं, उनकी सबकी लाइफ छाव फाउंडेशन ने बचाई और उनको एक नया जीवन दान छाव फाउंडेशन की तरफ से मिला है। तो अंशु, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ये छाँव फाउंडेशन है जो आपके लिए कर रहे हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दम। हर किसी के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो आगे बढ़ के किसी की भी हेल्प कर सकें। लोग है ना आज के टाइम में बड़े सेल्फिश हो चुके हैं। लोगों को किसी से ना हमदर्दी बहुत कम होती है। एंड यू नो व्हाट, यू आर वेरी लकी कि आपको छाँव फाउंडेशन का साथ मिला है। आई होप कभी ना कभी मैं भी छाँव फाउंडेशन के लिए काम कर पाऊँ, हमेशा स्वागत है है ना? आपका। मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ। सो आई विल फील कि मैं बहुत लकी हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने अटैक के बारे में बताया है ना, um, आपने कैसे रिकवर किया उससे? क्योंकि आपका पहले तो ट्रीटमेंट ही काफ़ी लंबा चला होगा। ऑब्वियसली आप एक 15 साल की लड़की थी, सब बच्चे थे, है ना? क्या समझ होती है 15 साल के बच्चे को? तो आपने खुद को कैसे सँभाला उस टाइम में? आपकी फैमिली को भी आपको लगता होगा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूँ? तो मुझे आप थोड़ा-सा उस तरफ अगर माइंड ना करें तो? सच बताऊँ तो शायद आज भी रिकवर नहीं कर पाई हूँ। हुँ, और कोई भी हादसे से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इंसान रिकवर कर पाता है। उसको एक डब्बे में बंद करके इंसान मन में ही रख लेता है और फिर नई चीज़ों की शुरुआत करता है। हुँ, लेकिन जो हादसे हैं ना, वो हमेशा आपको बताते रहते हैं कि आप इससे लड़े और आप आगे जा रहे हो। तो शायद जो मेरा हादसा है ना, मतलब जो मेरे साथ ये हादसा हुआ है, हुँ, ये मुझे हर रोज़ बताता है कि आप यूनिक दिखते हो और आप खूबसूरत हो। क्योंकि खूबसूरती तो दिल से होती है दिल से होती है, और जो चेहरे की खूबसूरती है वो एक दिन तो ख़त्म हो ही जाती है। बिल्कुल। तो जब मैं हॉस्पिटल के, मैं एक थोड़ा-सा ऐसे शेयर करूँगी पहले की और अब की। हुँ, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई, तो 2.5 महीने तक मेरी फैमिली ने मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया है। नॉर्मल फ़ील कराया क्योंकि मैं देख नहीं पाती थी और कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मिलना-जुलना करता नहीं था। तो बोलते थे ठीक है, सब लोग हँस के रहते थे। कभी कोई ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हो गया, क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद फेस दिखता कैसे है, ये तो कभी पता ही नहीं था। हुँ, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा तब आया जब मैं एम्बुलेंस से घर वापस आई और मैं एम्बुलेंस से उतरी भी नहीं थी। मेरे मोहल्ले वालों ने एक सर्कल बनाया एम्बुलेंस के चारों ओर और वहीं पे कमेंट करने लग गए और हे इतने भगवान! भद्दे-भद्दे प्रकार के उन्होंने कमेंट किए, भूत जैसी दिखती है, अब इससे शादी कौन करेगा? इसको ज़हर के इंजेक्शन लगवा देते, बाहर क्यों ले, मतलब हॉस्पिटल से घर क्यों लेके आए? अब घर वालों का नाम बदनाम हो जाएगा, तुम कैसे इसकी केयर करोगे? तुम पे तो बोझ बन गई है। तो उस दिन मेरा जो आत्मविश्वास था ना, वो टूट गया और मुझे ना, मतलब बहुत ऐसे आज भी वो कमेंट मेरे सामने आते हैं कि किस तरीके से 15 साल तक जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में मैं पली-बड़ी, उन्होंने मुझे इस तरीके से कमेंट करने हैं कि ज़हर के इंजेक्शन लगवा दो। कोई कैसे कह सकता है? शायद 15 साल तक मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी की होंगी। एक हादसे से आप मेरी पूरी लाइफ़ को बर्बाद करा रहे हो। एक काम किया था अटैकर ने और दूसरा काम तो सोसाइटी ने खुद ही कर दिया। क्योंकि जब अटैक करते हैं ना, मैं एक पॉइंट और बताऊँगी, जब अटैकर अटैक करते हैं ना, तो उसको कहीं न कहीं पता होता है कि मैं तो इसकी लाइफ़, मतलब मैं तो इस पे एसिड अटैक करूँगा, लेकिन बाकी का काम जो है वो सोसाइटी खुद कर सोसाइटी कर देगी। देगी। तो वो सोसाइटी ने कर दिया वहाँ पे। उसके बाद मैं घर वापस आई और मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा कि मैं अब लोगों जैसे नहीं दिखती हूँ। लोग धीरे-धीरे, रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया, फ्रेंड्स ने साथ छोड़ दिया, स्कूल से नाम काट दिया। लाइफ में कुछ बचा नहीं था, सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि अब मुझे मर जाना चाहिए, मैं सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सोसाइटी में रहना मैटर नहीं करता, मेरा होना ना होना। मेरे जो मतलब छोटे-छोटे बहन-भाई थे, वो नानी-मामा के घर चले गए थे। तो ऐसा लगता था अब जीने का कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, करने को कुछ था नहीं। एनजीओ के बारे में मैं जानती नहीं थी, किसी चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकल रही थी। तो लगभग 1 साल हो गया था और मेरी लाइफ एक चारदीवारी में बंद होके रह गई
और मुझे ऐसा लगता था कि चार दीवारी में बंद होने से अच्छा मर जाना बेहतर है। तो जब मम्मी पापा ने देखा कि मतलब ऐसा सोच रही है ये, तो मम्मी पापा ने समझाया कि एक हादसे से आपकी लाइफ नहीं रुकती है। आप सुसाइड कर लोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, हम भी 4 दिन रोएंगे और फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो अटैकर है वो छूट के वापिस आ जाएगा, और जो तुम्हारी छोटी बहन है कल के दिन उसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा, तो क्या तुम खुद के लिए नहीं स्टैंड लोगी? तुम अपने लिए लो, तुम दूसरों के लिए मत लो स्टैंड, क्योंकि तुम्हारा अटैकर छूट के वापस आएगा और वो फिर एक अंशु को एसिड अटैक सर्वाइवर बनाएगा। तो तुम्हें अपने अटैकर को सजा दिलानी है और एक और अंशु राजपूत को सोसाइटी में एक एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं बनने देना है। और जिंदगी एक बार मिलती है, तुम्हें 2 बार मिली, कुछ करके दिखाओ, इसको यहीं पे बर्बाद मत करो। तो जो मेरे मम्मी पापा का वो विश्वास था ना मेरे प्रति, वो वहाँ से मुझे मतलब उठाया ऊपर, और वहाँ से मुझे लगा कि मम्मी पापा मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो मैं क्यों नहीं, कि सही कह रहे हैं कि हादसे से ज़िंदगी नहीं रुकती है, आप कुछ करके दिखाओ। लोग तब भी कहते हैं जब कोई कुछ करता नहीं, लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ कर ले जाते हो। तो लोग तो कहते रहेंगे, और ज़िंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। हंस के जीना या रो के जीना आपको तय करना है। तो फिर मम्मी पापा ने मेरे को जब बोला कि आपकी ज़िंदगी आप तय करो कि आपको खूबसूरत बनानी है या आपको सोसाइटी के चक्कर में इसको बर्बाद करके आत्महत्या करनी है, तो वहाँ से मैंने कहा कि मुझे जीना है और मुझे कुछ करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। तो वहाँ से बस मेरी लाइफ शुरू हुई, और फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और 2015 में मतलब मैंने न्यूज़पेपर जब पढ़ा तो छाव फाउंडेशन का आर्टिकल उसमें निकला था, तो बस वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई और आज तक रुकी नहीं है और चल रही है। और जब मैंने फाउंडेशन को ज्वाइन किया तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, कि मैं इतना तो कॉन्फिडेंस थी कि ठीक है कुछ करना है, लेकिन जब घर से बाहर आई तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा डर रही थी, फेस नहीं ओपन कर रही थी। तो जब मैं और सर्वाइवर से मिली वहाँ पे आगरा में आके, तो मुझे एक हिम्मत आई कि मैं इकलौती एक ऐसी सर्वाइवर नहीं हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ है, मेरे जैसी और भी सर्वाइवर हैं। और मतलब हमारे समाज में ईजिली एसिड अटैक हो रहे हैं। तो वहाँ से फिर उन लोगों ने कहा, जो मतलब सर्वाइवर थी, कि अपना फेस ओपन करो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना फेस किसी और के सामने ओपन कर पाऊँ। तो आप फेस ढक के रखती थी? हाँ, मैं फेस ढक के रहती थी। कभी कभी ऐसा रहता था कि भूख लगती थी, खाना नहीं खाती थी, कि फेस उगाड़ूंगी, लोग ऑब्जर्व करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, लोग देखेंगे, तो इसलिए पूरा पूरा दिन भूखी भी रहती थी। तो जब गई तो उन्होंने कहा, तो मैंने बोला नहीं, मुझे शर्म आती है अपना फेस ओपन करने में और दूसरों को दिखाने में। तो वहाँ से मुझे एक बात बोली उन लोगों ने कि चेहरा तुम्हें नहीं, उसे छुपाना चाहिए था जिन्होंने तुम्हारे साथ ये हादसा किया, गलती तुम्हारी नहीं थी। और जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगी, दुनिया भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर तुम्हें लाइफ में सर्वाइव करना है तो पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम बाद में दुनिया को बोलो। तो वहाँ से बस मैंने फेस ओपन किया, और आज का दिन है कि मैंने कभी फेस ढका नहीं। और आज मैं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, मैं मतलब उन सब की चिंता किए बिना अपनी लाइफ को जी रही हूँ। देखो, सोसाइटी से ये पूछना हो पहले तो, मैं जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ आप जब एम्बुलेंस से निकली हैं तो ये जो आपके गांव वाले थे वो कमेंट्स पास कर रहे थे। पहली बात तो सोसाइटी आपको डिज़र्व ही नहीं करती है। ये कभी भी मत सोचना कि आप इस सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ भी, वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। बिल्कुल। और मैं दाद देती हूँ आपके पेरेंट्स की। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो नॉर्मल, कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की की शादी हो जाती है, उसके घर में उसके ससुराल वाले उसको तंग कर रहे हैं, तो पेरेंट्स तब भी लड़की को बोल देते हैं, भाई तुम्हारी शादी हो गई, हमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अभी तू निभा, तू शादी को निभा। तो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपका इतना सपोर्ट किया, क्योंकि अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो शायद आपके लिए इस सबसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। हमारी ज़िंदगी में पहले सपोर्टर हमारे माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो हम दुनिया से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और देखा जाए ना, हम कई बार तो सोसाइटी की वजह से ना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, फिर हम सोसाइटी की बातें सुननी शुरू कर देते हैं कि हाँ, कि
नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आपके पेरेंट्स को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, घर पे आते हैं पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पेरेंट्स ही हैं जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। कोई सोसाइटी वाला, कोई भी कहीं भी आपके साथ कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो आपको सपोर्ट मिलेगी वो आपके पेरेंट्स की ही सपोर्ट होगी बिल्कुल एंड तक। मोस्टली तो आपके जो फैमिली में जैसे भाई बहन होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन माँ बाप एक ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे को उसके बुरे वक्त में छोड़ेगा या फिर उसको हिम्मत नहीं देगा। वो हमेशा उसको हिम्मत देते रहेंगे। तो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स। व्हाट अबाउट वो जो अटैकर थे, ठीक है, मुझे उनको इज्जत बिल्कुल नहीं देनी है, लेकिन ऑडियंस की वजह से हम थोड़ी बहुत ही उनकी इज्जत दे देते हैं, बाकी भगवान उनको देखेंगे। उनका क्या बना? उनको 2020 में उनको उम्र कैद की सजा हो गई। 2020 में? जी, 7 साल लगे और उस बीच में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब हाथ में निडल लगी रहती थी तो भी कोर्ट की डेट पे जाना है, और उसमें भी मतलब 7 साल कम नहीं होते हैं कि एक तो मैं अपनी ही चीज़ों से लड़ रही थी और इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रही थी, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना, और आए दिन अटैकर की फैमिली से बहुत ज़्यादा धमकी आती थी। अच्छा। और बड़ी हिम्मत जो है। मेरे छोटे छोटे भाई थे उनको धमकी आने, मेरा 12 साल का भाई था, हाँ। तो उस छोटा भाई 12 साल का था, उसको धमकी आती थी कि अपनी बहन को बोलो कि मतलब केस वापस ले ले, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो छोटी बहन की 17 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी क्योंकि उसको धमकी दे रहे थे, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर देंगे, उसको बोलो केस वापस लेने। पर मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात बोली थी, चाहे घर का कोई भी सदस्य ना रहे पर तुमको पीछे नहीं हटना है, तुमको केस लड़ना है और डरना नहीं है, हम लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ। तो कभी ऐसा लगा नहीं। बसों में मतलब बस में रास्ता रोक लेते थे, कोर्ट से बाहर निकलती थी तो वहाँ पे रास्ता रोक लेते थे अटैकर की जो फैमिली थी। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ, लेकिन फाइनली उनको सजा हुई। आपको क्या लगता है कि इतना टाइम क्यों लगा ये सिस्टम? क्योंकि आपके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, आपका जो भी उसका एसिड की वजह से जो भी रिएक्शन था एसिड का, उसकी वजह से काफ़ी बेसिक आपकी पूरी कंप्लीटली ज़िंदगी चेंज हो गई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन इंसाफ मिलने में इतना टाइम क्यों लगा? मतलब हमारे जो देश का कानून है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और उनको सबूत चाहिए होते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा करते हैं कि सबूत तो पूरा सामने खड़ा है, उसके बाद भी इतनी सारी गवाही, इतने सारे कोर्ट पे जाना, कोर्ट की डेट पे जाना, मतलब उसके बाद भी मेरे अटैकर को जो है वो तो सजा मिली, 7 साल बाद मिली। बहुत सारे लोगों का तो अभी केस भी चल रहा है, उनको सजा ही नहीं मिली। 1 साल में छूट गए, 6 महीने में छूट गए, 1.5 साल में छूट गए, और यहाँ तक कि जब सालों साल हो जाते हैं तो लड़की खुद ही केस लड़ना बंद कर देती है, क्योंकि वो अपना सर्जरी करवाएगी, अपना भविष्य संभालेगी, अपने आप को संभालेगी, या अपना केस लड़ेगी, अपनी स्टडी खत्म करेगी, क्या करेगी? क्योंकि 7 साल कम नहीं होते हैं। शायद इन 7 सालों में देखा जाए तो मैं इसमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती थी, मैंने अब 7 साल तक पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पहले तो मतलब मेरे लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे था, और उसके बाद 7 साल नहीं लगते, 14 साल भी लगते तो भी मैं केस लड़ती, क्योंकि केस लड़ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। और उस टाइम पे एक और बात कि 2022 में मेरे अटैकर को छोड़ भी दिया। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो गई थी। अब ये देखिए 7 साल मुझे केस लड़ने में लगा, और 2020 में मेरे केस में डिसीजन आया 7 साल बाद, और 2022 में उनको छोड़ दिया गया। हमारे देश में अमृत महोत्सव मना रहे थे, और उसी अमृत महोत्सव वाले दिन मेरे अटैकर को छोड़ दिया। तो मेरे लिए कैसा अमृत महोत्सव, और बिना किसी इंफॉर्मेशन के। मैं समझी नहीं, उम्र कैसे? मतलब वो 55 के थे जी, और फिर 7 साल हुई तो जो वो सीनियर सिटीजन में आ गए थे। हाँ, तो छोड़ दिया। तो अभी वो कहाँ पे है? अभी वो बाहर है, और बिना, और सबसे बड़ी बात, मुझे मोहल्ले वालों से पता चला था, मतलब ना कोर्ट से कोई नोटिस आया, ना किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और वो बाहर आ गए।
हो सकता है कि शायद उनके मन में मेरे प्रति पहले से भी ज़्यादा गुस्सा हो और शायद वो और भी मेरे साथ कुछ कर सकते थे। तो देखिए ना कि आप कितनी लापरवाही है कि हमारे देश में मतलब किस तरीके से ऐसे छोड़ दिया जाता है अटैकरों को, क्या-क्या कह के अमृत महोत्सव जैसे। और सिर्फ मेरे अटैकर को नहीं, और भी सर्वाइवर थे जिनके अटैकरों को उस दिन छोड़ा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो वो बंदा अभी बाहर है? जी। और मैं एक और बात बताती हूँ। अभी मैं होली पे अपने घर गई थी और मैंने किसी से शेयर नहीं किया ये बात। जब मैं घर गई तो मेरा अटैकर गली में घूम रहा था और जो ई रिक्शा होती है वो चलाता है अभी वो। तो मैं गली से जब बाहर जा रही थी तो मैं कहीं जा रही थी मार्केट, तो अपने भाई के साथ। मैंने जब उनको देखा मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि पहली बार मेरा आमना सामना हो रहा। होली वाले दिन आमना सामना हुआ। हाँ। और उस दिन मेरा जो दिन था ना, मेरी क्या ही होली थी वो। मेरा बहुत ही मतलब मैं उस चीज़ से बाहर, शायद कैसे मैं बयां करूं उस चीज़ को, कि जब मैंने उसको फेस किया और उसने भी मुझे देखा और मैंने उसको देखा और मैं वापस आ गई। और मैं इतनी तेज कांप रही थी कि किस तरीके से मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, क्या ही बोलूं मैं। तो आपने उसको दोबारा फाइट करने की कोशिश नहीं की केस को? कर सकती हूँ, लेकिन उसमें वही है कि क्या क्या करूं, और एक लड़की क्या क्या करेगी। सर्जरी भी टाइम पे करानी है और अपना करियर भी उसको देखना है, पेरेंट्स को भी संभालना है और केस भी देखना है। 7 साल बहुत होते हैं केस देखने के लिए। और उसके बाद अभी मैं फिर से फाइल करती हूँ, फिर से 7 साल। उतने में तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं खुद के लिए कब क्या करूँगी। तो इसलिए फिर मन में ख्याल नहीं आता कि फिर से अगर मैंने कर दिया फिर से वही होगा, फिर से कुछ ना कुछ रीजन देके छोड़ दिया जाएगा। तो मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए खुद के करियर में फोकस करती हूँ और खुद के लिए कुछ करती हूँ। पता अपना अंशु, ये ना पूछना गलत होगा कि आप खुश हो कि जो उसको सज़ा मिली है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ठीक है, जो आपने बताया वो सुनने के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है कि उसकी सज़ा होनी क्या चाहिए? मैं सही मायने में बताऊं तो उसके साथ जो सरकार ने किया वो ठीक है। मतलब उसको उम्र कैद की सज़ा दी, उसको 2 साल बाद छोड़ दिया गया, वो सरकार का डिसीज़न था। और मैं जो उसने किया, मैं उसके पीछे वो सोच के उसकी अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकती। और मैं अपने नाम के साथ उसका नाम भी नहीं जोड़ना चाहती, क्योंकि जहाँ कहीं मेरा नाम आता है तो एज ए सर्वाइवर के रूप में आता है। और कहीं ना कहीं मैं उस सर्वाइवर शब्द को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और मैं अंशु ही हूँ। मैं एसिड सर्वाइवर अंशु नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की अंशु हूँ। और मैं बस लोगों को यही बताना चाहती हूँ। और लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। उसकी सज़ा मैं कौन होती हूँ तय करने वाली। उसने मेरे साथ एसिड अटैक किया और मैं ये कह दूँ कि नहीं मैं उसके साथ एसिड अटैक करना चाहती हूँ, तो उसकी और मेरी सोच में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं कह दूँ उसको फांसी पे लटका दो, उससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं उस इंसान को ना सोचते हुए मैं अपने लिए कुछ सोचना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख सकती हूँ, मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आगे के लिए अपने लिए। तो मैं उस चीज़ को क्यों याद करूँ जो मेरे नाम के साथ है ही नहीं। तो मैं बस यही सोच के मैं आगे रहती हूँ कि जो उसको सज़ा देंगे वो कोई ना कोई भगवान देगा, कानून देगा, या उसको खुद ही होगा, भोगना उसी है, उसी जन्म में। लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों के सामने खड़ी हूँ। उसने मुझे एसिड अटैक का नाम ज़रूर दिया, लेकिन फिर भी मैं लोगों के बीच में खड़ी हूँ, मैं लोगों के लिए लोगों के बीच में रह के बोल रही हूँ। उस अंशु राजपूत को शायद कोई नहीं जानता था, आज के अंशु राजपूत को लाखों लोग जानते। शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनेंगे जिन तक मेरी कहानी पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं मेरी तो ये जीती हुई ना
कि जो चार दीवारी में वो बंद करने की सोच रहा था, मैं तो एक आसमान में एक खुले परिंदे की तरह घूम रही हूँ। शायद मुझे एक पहचान भी मिल गई है, और छाव फाउंडेशन में रहते मैं अपने भविष्य को भी बना रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं पहले अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात कर पाती थी, आज मैं लाखों लोगों के सामने बोल रही हूँ। और मेरी पढ़ाई कर, शायद मैं 12th करके रह जाती, किसी का घर संभाल रही होती। आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अपने भाई बहनों को भी पढ़ा रही हूँ, अपने मम्मी पापा का भी घर संभाल रही हूँ, अपने मम्मी पापा को भी, तो अपने लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। शायद उसने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो बहुत आगे बढ़ गई हूँ। उसने मैं तो तो आपको बना दिया। और मेरी तो जो जिंदगी है, जो मैं हूँ, वो तो उसने मुझे एक परिंदे की तरह बना दिया ना, कि आसमान में चहक रही है। तो इस तरीके से कि कहीं ना कहीं मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे साथ जो किया वो तुम्हारी सोच थी। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये मेरी सोच है। वो आपकी सोच नहीं, सिर्फ वो आपकी काबिलियत भी है कि जी। आपने खुद के ऊपर भरोसा किया। खुद के ऊपर यकीन करना ना अंशु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान खुद के ऊपर यकीन नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आप सर्वाइवर नहीं, आप करोड़ों लोगों के लिए ना इंस्पिरेशन। ठीक, आप इतना लोगों को इंस्पायर करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता कि छाव फाउंडेशन या फिर शीरोज़ हैंग आउट कैफ़े है ना, ऐसी कोई जगह भी है जहाँ पे आप लोग काम करते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। मेरा भी पेट भरा था आप लोगों ने एक बार, मुझे याद है। मैं आपकी आगरा वाली लोकेशन पर गई थी, बहुत अच्छा खाना खाया था मैंने। मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ। तो तब मेरे मम्मा ने भी बोला था कि यार कभी भी टाइम मिले ना, कुछ भी तुझे, तू इतना कुछ करती है तो लाइफ में कुछ करना। उनका हाँ, कभी भी टाइम मिले तो डेफिनेटली पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। हम तो चाहते ही हैं कि सब लोगों को प्यार बांट सकें। बिल्कुल। और खाना जो होता है वो खाना नहीं, वो प्यार होता वो है, प्यार होता जिसमें है। हम सर्व करते हैं, हम सर्वाइवर सर्व करते हैं। और हम्म। हमें अच्छा लगता है कि दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ हमारे हाथ का स्वाद चखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा आगरा वाला कैफे है, उसमें कोई मेन्यू में प्राइस नहीं है। हाँ, उसमें मेन्यू और वो में प्राइस पे नहीं है। यूज है, हाँ। आप जितना खाओ आप अपनी मर्जी से पे कर सकते हो। हाँ। तो और सारे जो हमारे 3 लोकेशन पे कैफे हैं, आगरा, लखनऊ और नोएडा, तो तीनों ही कैफे हमारे मतलब यूनिक हैं। और मतलब सारे में कुछ ना कुछ अलग बात है। आप जी। जो आगरा वाले कैफे में जाएंगे, PSUB से है। लखनऊ वाला कैफे में जाएंगे, वो इतना बड़ा है, आप वहाँ पे ट्रैम्पोलिन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। मतलब एकदम प्राइस भी बहुत लो है मेन्यू में। और वहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो, आप कितने ही लोगों की गैदरिंग कर सकते हो। और जो वो लखनऊ नोएडा वाला कैफे है, उसमें आप स्पोर्ट्स बहुत सारे, क्योंकि नोएडा स्टेडियम में है, तो उसमें कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, आप स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हो, वहाँ पे खा सकते हो, शाम को एंजॉय कर सकते हो, इतना बड़ा पार्क है। तो सारे ही जो कैफे की लोकेशन और कैफे है यूनिक है। वाह! मैंने ना एक्चुअली मैं पंजाब में जैसे कई लोगों से बात कर, मेरा बैकग्राउंड पंजाब से है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की आपके कैफ़े के बारे में। एंड मुंबई में भी मेरे बहुत फ्रेंड है, यहाँ पे लोकल दिल्ली में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने मेजॉरिटी लाइक 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिरोज को तो बहुत लोग जानते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंटरनेशनल कैफे, लेवल तो बहुत हाँ, जानते हैं मुझे। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे एक्चुअली जिन्होंने बताया था वो बाहर से ही थे। जी। वो मेरे साथ काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, कि ऐसे ऐसे करके ना एक कैफ़े है। तो बाहर से बहुत सारा क्लाइंटल है आपकी। यहाँ हम लोकल देखिए, लोकल उतनी नहीं है जितने आपकी बाहर की क्लाइंटल है। और एक्चुअली हमारे इंडिया में ये होता है, अच्छी चीज़ों को लोग देखते ही कहाँ हैं। सही बोला आपने। तो इसलिए शायद लोगों की नज़र ही नहीं पड़ी। तो आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहती हूँ कि हमारा सिरोज हैंगआउट कैफ़े है, जहाँ पे आज सड़क सर्वाइवर रन करती हैं उस कैफ़े को। तो जो कोई भी मेरी बात को सुन रहा है, वो हमारे कैफ़े ज़रूर आइए, और हम आपको होस्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत लोग आएंगे। आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हो। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप बचपन में जैसे छोटे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हाँ, कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे ये करना। आपका क्या सपना था? सच बताऊँ तो मेरा कोई सपना नहीं था। तो बचपन में क्या ही सपने होते हैं। मैं मिट्टी में खेलती थी, हमारे खेत हैं, तो हम लोग खेलते थे और घर आ जाते थे। तो और
बचपन से देखती आ रही थी ना कि 18 साल की होंगी शादी कर लूंगी। वो तो जब 12-13 साल की उम्र में आए तो तब लगा कि नहीं, शादी नहीं करना है, कुछ करना है लाइफ में। तो मेरा ये था कि जब मैं स्कूल जाती थी, मैं बहुत सारे स्ट्रीट पे बच्चे देखती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि आप लोग स्टडी क्यों नहीं करते मेरी तरह। तो मुझे बच्चे पहले से थोड़े ज़्यादा पसंद हैं, तो पढ़ाई क्यों नहीं करते, तो वो बोलते थे या तो हम पढ़ाई कर सकते हैं या तो हम अपना पेट पाल सकते हैं। तो मेरा वहाँ से था कि जब मैं पढ़ लिख के कुछ कर लूँगी ना, तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ ज़रूर करूँगी, चाहे मेरे से 2 बच्चों के लिए कुछ हो, पर मैं इनके लिए कुछ करूँगी। तो बस यही था, बाकी मेरे कोई सपने नहीं थे, वही था शादी करना है और घर सँभालना है किसी का जाके। तो आपने जैसे बोल रहे थे कि आपने सोचा था कि आपको जैसे आपको बच्चों से इतना लगाव है, तो आप उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो अभी आप बच्चों के लिए कुछ कर रही हैं आजकल? मैं मतलब ऐसे कुछ नहीं कर रही हूँ, खास कुछ ऑनेस्टली नहीं? बोलूँगी कि ऐसे कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि अपनी सैलरी का 25% कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी को खाना खिला देती हूँ, कुछ कर देती हूँ। दैट्स नाइस। तो इस तरीके से करती हूँ कि कोई ऐसा फुटपाथ पे कोई दिखा गरीब बच्चा या कोई भी बुज़ुर्ग, तो उनको खाना खिला दिया, तो बस इतना ही कर पाती हूँ। बाकी अपने लिए बहुत कुछ कर रही हूँ अभी। अच्छी बात है। नहीं, खुद के लिए एक्चुअली ना आज के टाइम में देखा जाए तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा रहता है। तो खुद के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और खुद के बारे में सोचना भी बहुत क्योंकि ज़रूरी है। आप सेटल हो जाते हो तो कहीं न कहीं दुनिया भी आपको दुनिया पूछने भी लगती है, हाँ। और आप कहीं कुछ नहीं होते हो तो कोई आपको नहीं पूछता है। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। बहुत लोग सामने से मिलने आते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी अब आ गए हैं, बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। जो पुराने दोस्त साथ छोड़ के गए थे, आज वो भी साथ खड़े हैं, वो भी आ गए हैं। तो जब आप एक लेवल पे आके सेटल हो जाते हो ना, तो आपको सब पसंद करते हैं। तो इसलिए इंसान का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज सब सर्वाइवर इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए कुछ कर रही हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रही हैं, अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर रही हैं। तो सबसे अहम बात यही है। डेफिनेटली अगर जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि हाँ सोसाइटी में ये एक नॉर्म होता है कि हाँ कि लड़का ही सब कुछ फैमिली के लिए करेगा, लेकिन आप बता रही थी कि आप अपने सिबलिंग्स की भाई बहनों की वो एजुकेशन भी देख रही हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी संभाल रही हैं, आप खुद को भी संभाल रही हैं, आप खुद को आगे बढ़ा रही हैं और पढ़ भी रही हैं। आप अभी आपने बोला था ना, क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा। और मुझे सोशल मार्केटिंग में जाना है, तो वेरी नाइस। मैं वही कोर्स कर रही हूँ और छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो बस इसमें ही मतलब जाना है, इसमें ही करियर बनाना है, तो इसमें ही पढ़ाई कर रही हूँ। अंशु, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और बहुत ही ऑब्वियसली आपके लिए तो बहुत काफ़ी रोलर कोस्टर रहा, अप एंड डाउन रहे, और लेकिन आप इतनी स्ट्रॉन्ग बन के निकली और आपसे मिलकर मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। लेकिन आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज पास करना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जब तक हम सहते हैं तब तक ही हम पे अत्याचार होते हैं। जिस दिन हम सहना बंद कर देंगे तो शायद हम पे अत्याचार होना भी बंद हो जाएगा। और अगर किसी के साथ भी हादसा होता है तो आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी होगी। जब आप पहला कदम बढ़ाएँगी तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप डर सहम के घर में मत रहिए, आप बाहर निकलिए, और जब आप अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़ेंगी तो देखिएगा आप लाखों लोगों का सपोर्ट आपके लिए होगा, जिसमें कि एक सपोर्ट मेरा भी होगा। और लाइफ में आगे बढ़िए और अपने लिए फ़ाइट करिए। थैंक यू। वेल, थैंक यू सो मच अंशु, आप यहाँ पे आई, ठीक है, मेरे साथ आपने बात की, अपनी स्टोरी शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर कि आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकें। मैं ऑडियंस से ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोगों में इतनी ईगो कहाँ से आती है कि इतनी ज़्यादा ईगो आ गई किसी के मना करने के बावजूद कि आपने ये नहीं सोचा कि उसका जो आप करने जा रहे हो, जो आप सोच रहे हो करने का, उसका किसी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और आप उसके बाद भी वो करके आपको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। कहाँ से आती है ये ईगो, और ये ईगो का कारण क्या है?
मुझे समझ नहीं आती कि इंसानियत से बड़ी ईगो कैसे हो सकती है। अगर हम सोसाइटी की बात करें, जब खुद के ऊपर कुछ भी ऐसी बात आती है ना, तो हम बोलना शुरू कर देते कि आप लोग ये बात नहीं समझोगे, आप लोग नहीं समझोगे। लेकिन कब तक नहीं समझोगे? गलती किसी और की, ज़िंदगी किसी और की ख़राब हुई, लेकिन सज़ा भी उसी को मिल रही है जिसकी ज़िंदगी ख़राब हुई। तो आप मुझे ये बताइए कि ये ईगो क्यों? और ये जो सोसाइटी है जो हर वक्त एक जो विक्टिम है उसके अंदर जो दोष निकालती रहती है, वो सोसाइटी कहाँ से आती है? ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि पुराने टाइम में देखा जाए तो आस पड़ोस में हमारे गली में बहुत सारा भाईचारा था, लेकिन आजकल देखिए घर के अंदर भी भाईचारा नहीं है, तो बाहर से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? तो आप एक बार आइए, इसको देखिए और बताइए हमें कि मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि ये ईगो जो है वो लोगों के अंदर कहाँ से आ रही है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है ताकि दोबारा कोई अंशु ना बने। आज के टाइम में जो अंशु है वो लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, लेकिन वो क्यों बनी और कैसे बनी वो उसका इंस्पिरेशन का कारण नहीं बनना चाहिए। उसका इंस्पिरेशन का कारण बनना चाहिए वो जैसी है, वो जो काम कर रही है, ना कि वो जिस हालातों से निकल के वो काम कर रही है। थैंक यू सो मच, आज आपने हमको सुना और हमने आपको देखा और आपने हमको देखा। मैं चाहती हूँ कि आप हमें आगे भी देखते रहें और हमारा जो इसके आगे का जो वॉइस फॉर वॉइसलेस हमारा जो आगे के एपिसोड्स आएँगे उसका प्लीज़ आप बेसब्री से इंतज़ार करें और इस पॉडकास्ट को हमारे को और अंशु की स्टोरी को लाखों और करोड़ों लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।